अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से स्टिचियोमेट्री एंड यील्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टिचियोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कितने रिएक्टेंट्स है हम यूज़ करेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी डिफरेंस हम बताएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेंट के कन्वर्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के बनेंगे। ठीक है, इनका रिलेशनशिप जो होगा वो जो केमिस्ट्री की ब्रांच डिस्कस करती है उसको हम नाम देते हैं स्टिचियोमेट्री। एक्चुअली स्टिचियो का मीन रेशो होता है, ये मैथ की टर्म में एक वहाँ पे मैथ में भी यूज़ होता है, मेट्री मीन टू मैयर। ठीक है, यानी मैयर करना आपने रेशो मेथड के ज़रिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को रेशो मेथड के ज़रिए मालूम करते हैं। तो ये स्टिचियोमेट्री है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री tells us quantitative analysis, quantitative relationship between reactant and product। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो बताना है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन है हमारे पास, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए, उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कितने मोल जो है एक्चुअली इक्वेशन के अंदर कितने मोल दिए हुए हैं और एक्चुअली प्रैक्टिकल में जब हमने उसको परफॉर्म किया कितने मोल जो है वो कन्वर्ट हो गए। ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें थ्योरेटिकली जो इक्वेशन के ज़रिए मिली हो वो उतने ही प्रोडक्ट जो है वो हमें मिले भी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिचियोमेट्री के बारे में अजम्पशन जो आपकी बुक पे लिखी है, कि स्टिचियोमेट्री को डिस्कस करने से पहले इन बातों पे ऊपर अमल जो है वो ज़रूरी है, यानी कि all the reactant converted into product। ठीक है, जितने आपको रिएक्टेंट दिए गए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, नो साइड चेन रिएक्शन, कोई साइड चेन रिएक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। नो साइड चेन रिएक्शन अकर। तो नंबर 3 जो है इसमें कि ऑल द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड नो साइड चेन रिएक्शन अकर। ठीक है, यही है। तो इसके साथ जो है अब हम एग्जांपल इसकी जो रिलेशनशिप है वो बताते हैं हम, कि स्टिचियोमेट्री की जो है वो रिलेशनशिप क्या है, कि किस तरह हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टिचियोमेट्री हमें बताती है। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और है भी बैलेंस है। इसमें यह है कि ये नाइट्रोजन दिया गया है, इसमें हाइड्रोजन है। ये रिलेशनशिप है अगर हम मास एक्चुअली स्टिचियोमेट्री जो है वो 3 तरह की रिलेशनशिप हमें बताती है। नंबर 1 जो है वो मास रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह मास मोल रिलेशनशिप, और इसी तरह 3rd वन जो है वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मतलब होगा कि स्टिचियोमेट्री हमें बताएगी कि फ़र्ज़ करें अगर एक रिएक्टेंट की हमें मास मालूम है तो हम दूसरे
प्रोडक्ट का मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। यानी दो ही स्पीशीज़ हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट का मास दिया, प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। इसी तरह मास मोल का कंसेप्ट है कि मोल नंबर ऑफ़ मोल फाइंड कर सकते हैं। मास दिया गया होगा तो नंबर ऑफ़ मोल फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ मोल दिए हों तो मास मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मास वॉल्यूम में मास दिया हो तो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, और अगर वॉल्यूम दिया होगा तो हम मास से मालूम कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है एक्चुअली। तो ये तीन चीज़ों का रिलेशनशिप बता रही है हमें स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। यानी इक्वेशन में अगर मास दिया गया है तो हम मास भी मालूम कर सकते हैं दूसरी स्पीशीज़ का। तो अगर प्रोडक्ट का, ठीक है, अगर प्रोडक्ट का मास दिया तो रिएक्टेंट का फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मास अगर रिएक्टेंट का दिया, नंबर ऑफ़ मोल फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट के। अगर नंबर ऑफ़ मोल प्रोडक्ट के दिए तो नंबर ऑफ़ मास जो है वो हम नंबर ऑफ़ ग्राम जो है वो मालूम कर सकते हैं रिएक्टेंट के। इसी तरह अगर मास रिएक्टेंट का दिया है तो हम प्रोडक्ट के जो है वो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो मास मालूम कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी बुक के ऊपर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं है, जस्ट इनकी रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किए बाय डिस्क्रिप्शन। तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो हायर क्लासेस के अंदर बताई जाती हैं। तो आपके लिए इतने से कंसेप्ट काफ़ी है, ठीक है। तो इसके साथ अब हम डिस्कस करते हैं यील्ड को। यहाँ पे एक पॉइंट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी मास का जो प्रोपोर्शन है वो जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो डेफिनेट रहेगा, ठीक है, वन फॉर्म से अनदर। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी यही मतलब है, मास जो है हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है, एक हालत से दूसरे में बदल जाएगा। यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो बदल जाएंगे अमोनियम में, लेकिन मास जो है एक्चुअली उनका कंजर्व रहेगा। तो ये जो है ये थर्ड एजम्पशन थी। तो पहले मैंने इधर लिखनी भूल गया था, तो इसको क्लियर कर लेना। तो ये थी स्टोइचियोमेट्री। अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं यील्ड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड एक्चुअली इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर किस तरह डिस्क्राइब करेंगे यील्ड को? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain during chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेगी, तो उसको जनरल हम नाम देंगे यील्ड का। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकली यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड भी थ्योरेटिकली यील्ड भी बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। एक्चुअल यील्ड एक्चुअली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम नाम देते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ एक्चुअली obtained फ्रॉम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी एक्चुअल अमाउंट वो होगी जो हम एक्सपेरिमेंट से obtain करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ड्यूरिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक्सपेरिमेंट के दौरान, बल्कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट की तो उसका नाम हम देंगे एक्चुअल यील्ड का। इसी तरह थ्योरेटिकली यील्ड वो होगी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain
बाय बैलेंस इक्वेशन। बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ गए। तो ये जो एक्चुअली हमें इक्वेशन एक दी गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, यानी 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का मोल मिलके 4 मोल मिलके जो है वो यहाँ पे 2 मोल बना रहे हैं अमोनिया के। हो सकता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हाइड्रोजन के 2 मोल जो है वो मिलें नाइट्रोजन के साथ, एक्चुअली तो 3 ही होंगे। फ़र्ज़ करें हम 6 लेते हैं, यहाँ पे 6 मोल लेंगे, फ़र्ज़ करें इतने मोल लेते हैं, नाइट्रोजन का 1 ही मोल है, तो उसमें क्लियरली हमें नज़र आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो 1 मोल रेशो के साथ मौजूद है, तो वो 3 के साथ ही मिलेगा, तो अमोनिया बनेगी। अगर 6 मौजूद है तो हो सकता है इसमें से 3 जो है वो हमें एक्चुअल अमाउंट जो है वो मिले। अब ये जो 3 मोल जो है जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो हमें इंफॉर्मेशन कोई और देंगे कि थ्योरेटिकली अगर हम मालूम करें तो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की जो है वो और आ रही है, लेकिन एक्चुअली जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसमें जो है वो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो और आई है। तो वो अमाउंट प्रोडक्ट की जो हमें ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मिलेगी, वो हम उसको एक्चुअल नाम देंगे। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमेशा एक्चुअल यील्ड की वैल्यू जो है वो एक्चुअल यील्ड is always less than theoretical yield। कि हमेशा एक्चुअल यील्ड की वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकली यील्ड से कम क्यों होती है, ठीक है। थ्योरेटिकली यील्ड, इसकी अंडरस्टैंडिंग उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि थ्योरेटिकली यील्ड का मतलब था कि जितनी हमें मोलर कंसंट्रेशन दे दी गई है, 20 ग्राम दे दिए, फ़र्ज़ करो नाइट्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन दे दिए, हमने अमोनिया बना लिया। अब हो सकता है उस 20 ग्राम में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया है उसमें से आधे मोल जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, आधे जो है वो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब होगा जो इक्वेशन से हमें मालूम होगा वैल्यू जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की, तो उसको हम मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हमने ली थी, तो उससे जो वैल्यू हमें प्रोडक्ट की मिलेगी तो वो होगी थ्योरेटिकली। लेकिन एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट से हो सकता है कि उतने मोल जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ना लें जितने दिए गए हों इक्वेशन में, तो वो हमेशा कम हो जाती वैल्यू। तो अगर फ़र्ज़ करें वैल्यू उतने मोलर कंसंट्रेशन ने टेक पार्ट कर भी लिया, यानी यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, रिएक्शन में हिस्सा ले भी लिया, लेकिन हमेशा जो है वो सिचुएशन जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आइडियल इन नेचर नहीं होती है, ठीक है। उसमें गलती के चांस कहीं ना कहीं होते हैं। वो मैं बताता हूँ कि किस तरह के एक्चुअल यील्ड हमेशा क्यों कम होती है। पहली बात तो ये है कि जिस बंदे ने प्रैक्टिकल करना है वो इनएक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपर्ट नहीं होता है। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट को कह देते हैं लैब के अंदर प्रैक्टिकल करने के लिए, तो सारे स्टूडेंट जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते। तो इवन के टीचर भी जो है, टीचर से भी गलती हो सकती है, ठीक है, लैब के अंदर जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो विज़न की प्रॉब्लम आ सकती है। जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करें उसके अंदर बेशुमार जो है वो गलती के चांस होते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने जो बीकर लिया था उसके अंदर वो अच्छे से वाश नहीं था। फ़र्ज़ करें वाश भी हो, अच्छे से वाश हो, हमने जब प्रैक्टिकल किया फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन प्रोसेस, तो और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, सेपरेशन मेथड जिसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे फ़िल्ट्रेशन का नाम लिया तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बाकी रह जाती है, एक्चुअल अमाउंट जो है हमेशा कम हो जाती है। जब हम वो अमाउंट को ड्राई करते हैं, ड्राई करने के दौरान भी बहुत सारे हो सकता है क्रिस्टल जो है वो वेपर में चेंज हो जाए दोबारा हीट के ज़रिए, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कम हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी रीज़न है, ठीक है। तो जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत सारी गलतियों के चांस होते हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा कम होती है। आपकी बुक के ऊपर लिखा है कि जो हमने फ़िल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारी रह जाती है, तो अच्छे से जो है वो कन्वर्जन नहीं होती सारी की सारी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको,
यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए अगर हम फ़िल्टर करते हैं, ये हमारे पास एक बीकर है, तो इसके साथ हमने एक ये कोनिकल ये रखी हुई है, कीफ रखी है, इसके ऊपर हमने पेपर अपना लगाया था, जिसके ऊपर हम यहाँ से मटेरियल लोड करते हैं अपना बीकर का, जिसको फ़िल्ट्रेट करना चाह रहे हैं आप। तो ये इसके अंदर जब हम डालते हैं, तो जब ये पेपर को हम सेपरेट करते हैं, तो इसका इतना हिस्सा जो है इसके ऊपर मटेरियल हमारा लगा होगा। तो जब इसको ड्राई करते हैं, तो ड्राई करने के नतीजे में बहुत सारी अमाउंट हो सकता है कि वो मेल्ट हो जाए दोबारा या वेपर में चली जाए, तो वो जो है वो हमारी अमाउंट कम करेगी। जब हम इस पेपर से रिमूव करवाएंगे अपनी प्रोडक्ट को, तो बहुत सारी क्रिस्टल जो है वो इस पेपर के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमेशा जो है एक्चुअल यील्ड जो है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से वैल्यू कम आती है। तो एक्चुअल यील्ड ये इसकी जो है वो मैंने आपको क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बता दिया है, जो अक्सर पेपर में आता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो आपकी बुक पे दी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बड़ी आसान न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यानी रिएक्टेंट इसमें एक टर्म रह गई है जो मैं बताना भूल गया हूँ, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे कि एक परसेंटेज होती है, परसेंटेज यील्ड, ठीक है, वो बराबर होती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकली यील्ड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम का बता रहा था कि अगर एक्चुअल यील्ड दी है हमें, थ्योरेटिकली यील्ड दी है, एक्चुअल यील्ड हम निकाल लेंगे, या एक्चुअल यील्ड दी है थ्योरेटिकली यील्ड निकाल लेंगे, तो इस फार्मूले से हम बताएंगे परसेंटेज ऑफ यील्ड। एक्चुअली ये परसेंटेज ऑफ यील्ड जो है वो डिटरमिन करती है, डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी रेट ऑफ रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो उसकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर यानी परसेंटेज ऑफ यील्ड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा यील्ड होगी वो कब होगी, ये देखें, परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होने का मकसद क्या है कि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रही है। वो कब ज़्यादा होगी, जब एक्चुअल यील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि परसेंटेज यील्ड जो है एक्चुअल यील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितनी ज़्यादा ये होगी एक्चुअल यील्ड, उतनी ज़्यादा परसेंटेज की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ यील्ड जो है वो एक्चुअली हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं कि रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, ठीक है, कितने % परफॉर्म हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।